गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक के अंदर जाता है। यानी कि यदि हम आवर्त सारणी के जो बाह्य तत्व है, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उनके यदि हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माने तो इस आधार पे बच्चों हम जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनको हम एस, पी, डी और एफ में बांट सकते हैं। और वो किस आधार पे बांट सकते हैं कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। जैसे कि यदि वो एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, पी ऑर्बिटल में जाएगा तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे, इसी तरह से डी ऑर्बिटल में जाएगा तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे, और एफ ऑर्बिटल में जाता है तो हम बोलेंगे कि वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों, आपके सिलेबस में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसमें आपको पढ़ना है। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट में भी बच्चों आपको दो दिए गए हैं, आपको फर्स्ट ए और सेकंड ए पढ़ना है। यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी कि जब हमारा NS1 यानी कि एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 यानी कि जब हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है वो। अब इन्हें हम कहते क्या हैं? अब बच्चों आप ये देखो कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें जनरली हम जो वर्ग एक है, जो फर्स्ट ए है, उसे हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स, यानी तत्व को हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो सेकंड ए वर्ग है उसे हम क्या कहेंगे? एल्कलाइन मेटल्स, यानी क्षारीय मृदा धातुएं। तो इन दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं आवर्त सारणी में तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से रखे जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि एस ऑर्बिटल के तत्वों की यदि हम बात करें तो उनके जो रासायनिक गुण है या उनके जो भौतिक गुण हैं वो लगभग समान होते हैं। यदि उनमें कुछ वेरिएशन होता है तो उसे भी हम अभी यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये बात आती है कि हम इन्हें क्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं या क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं। कि जो फर्स्ट ए के जो क्षारीय धातुएं हैं उन्हें हम एल्कलाइन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है जिसको कि हम एल्कलाइन मेटल कह रहे हैं यानी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं और मृदा में पाए जाते हैं, सॉइल में हमें मिलते हैं। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ पर आप टेबल के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेबल में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो आप हीलियम है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो यानी 1s2 2s1, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर ये जो नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, बच्चों ये इनर्ट गैस है, इनका कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद में 6s1 में एक इलेक्ट्रॉन गया। इसी तरह से अपन रुबीडियम के लिए बोलेंगे क्रिप्टॉन के बाद में 5s में एक इलेक्ट्रॉन गया। इसी तरह से आप क्षारीय एल्कलाइन अर्थ मेटल है, आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि लास्ट के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कलाइन मेटल्स हैं वो हाफ फील्ड होती हैं, यानी 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मगर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हाफ फील्ड है। इसी तरह से यदि यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यदि हम क्षारीय धातुओं की बात करें या फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि यह अक्रिय गैस विन्यास को धारण कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चों आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो लिथियम +1 में मिलता है, सोडियम +1 में मिलता है, पोटेशियम +1 में मिलता है। आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको कंपाउंड्स के देखने को मिलेंगे। इसी तरह से यदि हम अगले की बात करें, यदि हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो यहाँ आपको वेरिएशन नज़र आएगा बच्चों कि बेरिलियम के बाद में आप बेरिलियम को देखिए कि यहाँ पे 2s2 है, यानी कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन या निकाल देंगे। और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए 2, और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो आसानी से इनर्ट गैस
कॉन्फ़िगरेशन को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि अक्रिय गैस विन्यास ये इनको मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही इनको अक्रिय गैस विन्यास मिलेगा, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये आसानी से जो हमें, यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, वो M+2 होता है, यानी ये बहुत आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल देते हैं। तो बच्चों ये तो थी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब आगे हम बात करते हैं इनके आयनन विभव की। अब यदि हम इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल देखें तो बच्चों अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जो आयनन ऊर्जा है या आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि बाहर जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्य ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितने आकर्षण से बंधा हुआ है। यानी कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे नाभिक से उसकी पकड़ कम होती जाएगी, और नाभिक से जितनी दूरी बढ़ेगी उसका आकर्षण कम होगा और आसानी से हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप है, इसका पूरी आवर्त सारणी के अंदर यदि हम देखें तो इनका परमाणु आकार सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड ए का उससे कम होता है। अब यदि हम इनकी आयनिक त्रिज्या की बात करें, क्योंकि यदि हम आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे या हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तभी हम आयनन विभव को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए लिथियम की जो आयनिक त्रिज्या है 152 है और इसकी आयनिक त्रिज्या कितनी है। तो बच्चों ये पूरी सारणी दी गई है जिसमें इनकी वैल्यूज़ दी गई है। तो यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है। परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ नाभिक की जो पकड़ है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन से वो कम होती जा रही है। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ यदि हम आएंगे तो हम कहेंगे आयनन विभव का मान कम हो रहा है। किसका मान कम हो रहा है? आयनन विभव का मान। अब यहाँ पर बच्चों क्षारीय धातुओं की प्रथम आयनन विभव का मान देखिए। आप यहाँ पर देखिए लिथियम के लिए 520 किलो जूल पर मोल है, लेकिन यदि हम द्वितीय आयनन विभव की बात करें बेरिलियम के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये बच्चों इसका पूरा कैलकुलेटेड थी। आप देखिए कि जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है आयनन जो ऊर्जा है उसका मान जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे मान कम हो गया। अब बात आती है परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की, वो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब यदि हम इनके मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों ये मैंने कहा है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कोई भी मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर वो तब कहलाएगा जब वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल दे। यानी कि सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। और इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा हमने अभी भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने के साथ ही में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो आसानी से निकल जाएगा और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका हमको देखने को मिलता है। तो जो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये इसे स्टेबिलिटी देगा, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो यानी कि हम बोलेंगे कि इनकी जो धात्विक प्रकृति होती है वह अच्छे धात्विक गुण पाए जाते हैं, और जो धात्विक गुण हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। अब डेंसिटी की बात करें तो जो क्षारीय धातुएं हैं वो क्षारीय मृदा धातुओं का जो घनत्व है शेष सभी धातुओं से सबसे कम होता है। यदि हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का घनत्व पानी से भी कम होता है। इसी तरह से यदि सेकेंड ए वर्ग के तत्वों की तुलना करें फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों से तो घनत्व कम होता है। तो यदि हम इनकी डेंसिटी देखें तो डेंसिटी भी हमें कम मिलती है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई थी, मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि जो फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं
संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे त्याग कर ये धनावेशित आयन M+1 बनाते हैं। और सेकेंडरी वर्ग के तत्वों में क्या होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर M+2 बनाते हैं। तो यानी कि यदि हम इनकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और दूसरा हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलता है। अब आता है रंगीन ज्वाला परीक्षण। बच्चों आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल करे थे इनऑर्गेनिक के, हम ज़्यादा कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। यदि हम एक आधा मिक्सचर और करते तो हम इनके ज्वाला के रंग को अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि जो S ब्लॉक के तत्व हैं वो बुस्नर बर्नर की ज्वाला के साथ यदि हम उसको गर्म करें तो हर मेटल का अपना एक अलग रंग होता है। आप यदि आपके पास प्लेटिनम वायर है तो आप लैब में आराम से HCl के साथ घोल कर आप जब उससे बर्नर में जलाएंगे, नीली ज्वाला में जलाएंगे, तो आपको डिफरेंट मेटल्स के हिसाब से आपको ज्वाला देखने को मिलेगी। जैसे कि यदि हम लिथियम की बात करें तो किरमली मिलती है हमें, जबकि हमारा सोडियम है पीली ज्वाला में जलता है, पोटेशियम लाल बैंगनी ज्वाला के साथ, रुबिडियम हमारा नीला। और इसी तरह से आप यहाँ देखिए कैल्शियम है ईंट जैसा लाल ज्वाला में जलता है, जबकि किरमजी ज्वाला के साथ जलता है स्ट्रोंशियम। जबकि जो बेरिलियम है वो सेव जैसी ज्वाला यानी हरे ज्वाला के साथ में जलता है। यदि हम इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो S ब्लॉक के तत्वों में बड़े परमाणुीय आकार व नाभिकीय आकर्षण बल के कम होने से धात्विक क्रिस्टल में परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल लगता है। इस कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक का मान बहुत कम होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक में कमी होती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। अतः सेकेंड ए तत्वों में गलनांक व क्वथनांक फर्स्ट ए तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। तो आप यहाँ पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को आप देखिए। तो बच्चों आज हमने S ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इनके मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा। हमने इनकी जो ज्वाला का जो रंग परिवर्तित होता है इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।